साथियों नमस्कार। मैं पृथ्वी सिंह, फैकल्टी आरएसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। साथियों नमस्कार। ई लेक्चर की श्रृंखला में आज हम MR 208 सब्जेक्ट में आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन पर चर्चा करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा बोर्ड के एग्ज़ाम में हर वर्ष किसी न किसी रूप में इस टॉपिक पर प्रश्न आता ही है। जैसे कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझते हो, कृत्रिम श्वसन की कौन कौन सी विधियां हैं, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, तथा किसी एक विधि के बारे में विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह के हर साल इस पर प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों अब हम प्रारंभ करते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन में आज हम जिन बातों का अध्ययन करेंगे, फर्स्ट है आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन क्या है, यानी आर्टिफिशियल कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि कृत्रिम श्वसन में यानी आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन कब दिया जाता है, मतलब उसके क्या इंडिकेशन है कि हमें अब आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन करना चाहिए, कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन यानी कृत्रिम श्वसन देते समय कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए या करने चाहिए। और लास्ट में हम अध्ययन करेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। इसमें आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन की कौन कौन सी विधियां हैं, और आज हम एक इम्पोर्टेंट विधि के बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। साथियों जो प्राकृतिक श्वसन है वह मनुष्य के शरीर में सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है। वह एक स्वतः तथा अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती है। प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल से होने के कारण सदैव एक ही विधि द्वारा ये क्रिया होती है। लेकिन जब कभी इस प्राकृतिक श्वसन क्रिया में कोई रुकावट आ जाती है, उस समय कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। तो हम देखते हैं कृत्रिम श्वसन क्या है। साथियों किसी कारणवश यदि फेफड़ों में स्वच्छ एवं ताज़ा वायु का आना जाना कम या बंद हो जाए तो दम घुटने की स्थिति आ जाती है। ऐसे में शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। इस स्थिति में किसी कृत्रिम विधि द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को भरा जाना अनिवार्य हो जाता है। इस क्रिया को ही कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्य व्यक्ति के प्रयासों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की श्वसन क्रिया को चलाना कृत्रिम श्वसन क्रिया है। तो ये तो हुआ कृत्रिम श्वसन क्रिया क्या होती है। अब साथियों इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। किसी कारण विशेष या दुर्घटना के कारण यदि फेफड़े कार्य करना बंद कर दें तो व्यक्ति की प्राकृतिक श्वसन क्रिया अवरुद्ध होने लगती है। इस स्थिति में तत्काल कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। अब इसके आगे हम देखते हैं आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन में क्या ऐसे संकेत मिलते हैं हमें कि जिससे हमें पता लगता है कि भी अब आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन
दिया जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले तो व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है, यानी वो बेहोशी की हालत में होता है और उसके सांस लेने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है, उसके फेफड़ों में कोई मूवमेंट नहीं दिखता। लेकिन अगर हम उसकी पल्स रेट देखें तो हमें पल्स रेट महसूस होती है, यानी उसका हार्ट कंटिन्यूसली बीट कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में यदि कृत्रिम श्वसन की क्रिया अपनाई जाए तो व्यक्ति जल्दी ही वापस अपनी प्राकृतिक श्वसन क्रिया शुरू कर सकता है। साथियों, अब ये जो स्थिति है नो रेस्पायरेशन की, ये किन किन स्थितियों में हो सकती है? वो स्थितियां हैं, फर्स्ट है ड्राउनिंग, यानी व्यक्ति कई बार पानी में तैरना नहीं आता या किसी दुर्घटना की वजह से, बाढ़ की वजह से यदि पानी में डूब जाता है, डूबने लगता है, तो उसके पेट तथा फेफड़ों में पानी भर जाता है और जिसके कारण उसके सांस लेने में दिक्कत होती है और वह जो प्राकृतिक श्वसन क्रिया वो उसकी बंद हो जाती है। दूसरा है सफोकेशन इन स्मोक। साथियों, जब कभी आग लगती है तो बहुत सारे व्यक्ति आग से जलने के कारण नहीं बल्कि बंद स्थान पर सफोकेशन के कारण मरते हैं, क्योंकि जो स्मोक है वो श्वसन नली के द्वारा हमारे फेफड़े में चला जाता है और फिर दम घुटने से मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। तीसरा है किसी कारणवश से जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनमें पैरालिसिस आ जाए तो भी हमारी प्राकृतिक श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। और लास्ट, मैं पहले एक बार डिस्कस भी कर चुका हूँ, इलेक्ट्रिक शॉक, यानी जब कभी किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसकी इस स्थिति में भी वह बेहोश हो जाता है और उसको उस समय आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन के द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है कि कोई भी क्रिया, जो विभिन्न मेथड्स हम आगे देखेंगे, तो उनमें कृत्रिम श्वसन क्रिया करवाने से पहले कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए जो कि सभी विधियों में ज़रूरी हैं, एक जैसे ही हैं। पहला, अगर व्यक्ति ने टाइट क्लॉथ है उसके तो उनको ढीला कर देना चाहिए, जैसे शर्ट पहन रखी है तो उसके बटन खोल देने चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को थोड़ा वार्म स्थिति में रखना चाहिए। थर्ड है, अगर उसके मुंह में या नाक में झाग आ गए हों तो उनको सबसे पहले क्लीन करना चाहिए। फ्रोथ फ्रॉम माउथ एंड नॉइज इज क्लीन्ड। अगर ज़्यादा एज का व्यक्ति है और उसके डेंचर लगा रखा उसने तो उसका वो डेंचर पहले हटा लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी पेशेंट को एक फ्रेश एटमॉस्फेयर में लेके जाना चाहिए। तो ये थे प्रिकॉशनरी मेजर्स। साथियों, अब हम मेन जो चर्चा है वो करेंगे कृत्रिम श्वसन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो कृत्रिम श्वसन की प्रमुख जो विधियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली, शेफर की पंजा दाब विधि। सेकंड है होल्गर नील्सन विधि। थर्ड है सिल्वेस्टर विधि और फोर्थ है माउथ टू माउथ मेथड। ये 4 प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा कृत्रिम श्वसन की प्रणाली की प्रक्रिया पूरी की जाती है। साथियों, ये चारों ही मेथड जो बिजली का झटका लगने से व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसमें दी जा सकती हैं। और अगर व्यक्ति के चेस्ट में चोट आ जाए तो उस समय जो माउथ टू माउथ मेथड है वो सबसे उपयुक्त विधि है और इस विधि के अन्य विधियों की अपेक्षा कुछ लाभ भी हैं। तो आइए हम आज जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ माउथ टू माउथ मेथड की ही करेंगे। देखते हैं इसमें, जब पीड़ित व्यक्ति की त्वचा जल जाती है तथा सीने व हाथ पैर आदि में चोट लगी हो तो सबसे अच्छी विधि मुंह से मुंह में श्वास देने की होती है। इस विधि को श्वसन मुंह के द्वारा करवाया जाता है।
और इस विधि के जो लाभ हैं वो ये हैं कि एक तो ये समझने व प्रयोग करने में बहुत ही सरल है। दूसरा, इसको तुरंत प्रयोग में लाया जा सकता है। तीसरा, सीने या पीठ पर या हाथ पैर में चोट होने की स्थिति में भी यह विधि है, यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और प्रयोग में की जा सकती है। और लास्ट है, अन्य प्रणालियों की तुलना में इन कंपैरिजन टू अदर 3 मेथड्स जो मैंने बताए, ये विधि अधिक दक्ष विधि है, यानी ये ज़्यादा परफेक्ट है। इसमें रिकवरी है वो जल्दी होती है। अब आइए हम मुंह से मुंह की विधि को थोड़ा डिटेल में करते हैं। मुंह से मुंह की विधि में साथियों, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, 2 स्थितियां होती हैं, प्रथम स्थिति और सेकंड स्थिति। तो पहले प्रथम स्थिति के बारे में बात करते हैं। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर उसका मुंह व गला अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। यानी अगर उसके मुंह में झाग वगैरह आ रहे हैं तो वो साफ कपड़े से साफ कर देने चाहिए। अगर डूबने से अगर उसके श्वसन क्रिया बंद हुई है तो पेट और फेफड़ों का पानी जितना जल्दी हो सके बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। चित्र में दिखाए अनुसार बाएं हाथ का अंगूठा रोगी के मुंह में दांतों के मध्य रखकर उसके ऊपरी जबड़े को ऊपर की ओर उठाया जाता है, जिससे उसका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। और अब दाहिने हाथ से रोगी की नाक बंद कर देते हैं। यह चीज़ आपको इन फिगर में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके बाद में सेकंड पोजीशन के अंदर रोगी के मुंह से अपना मुंह कसकर लगाकर जोर से फूंक मारते हैं। ऐसा करने से जो उसके फेफड़े हैं, उसकी जो छाती है वो फूल जाती है। अब अपना मुंह हटाकर हवा के वापस आने का इंतजार करते हैं और हवा के वापस आने पर इस क्रिया को 3-4 सेकंड के अंतर से लगातार 10-15 मिनट तक दोहराते रहना चाहिए। ऐसी क्रिया अपनाने से थोड़ी देर में जो पीड़ित व्यक्ति है वो वापस अपनी प्राकृतिक श्वसन क्रिया प्रारंभ कर सकता है। और ऐसा करते रहना चाहिए और व्यक्ति को जल्दी से जल्दी किसी अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि एक बार जो उसकी प्राकृतिक श्वसन क्रिया है रेस्टोर हुई है वो वापस पुनः बंद न हो जाए और आगे की क्रिया फिर किसी प्रशिक्षित डॉक्टर्स की देखरेख में करनी चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने इस लेक्चर में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कृत्रिम श्वसन विधि क्या है इसके बारे में देखा, ये कब अपनाई जा सकती है और क्या इसके सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए और कब किन किन स्थितियों में ये दी जानी चाहिए, और जो विभिन्न विधियां हैं उनका अध्ययन किया और उनमें जो सबसे सुगम सरल विधि है मुंह से मुंह की विधि, उसके बारे में चर्चा की। साथियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।